नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रभाकर जी के एक और महत्वपूर्ण अवतरण की, जो कि प्रभाकर जी के संस्मरण जो है उससे लिया गया है 42 के ज्वार की उन लहरों से। 42 के ज्वार की उन लहरों में जो ये अवतरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि कुछ करके दिखाने वाली कुछ करके दिखाने वालों की भीड़ दोपहर को बिहार सरकार के सेक्रेटेरिएट की ओर चली। भीड़ के पैरों तले साफ सुथरी सीधी सड़क थी, पर उसकी यात्रा आसान न थी। रास्ते में पुलिस की टोली और कोई अफसर मिलता और भीड़ को रोककर कहता, बस लौट जाओ। पर यह सरकारी नहर न थी जो इशारों पर घटती बढ़ती थी, और ना ही वो रुकती। यह तो बरसाती नदी थी। फिर ये तो जवानी की बाढ़ के दिन थे। इसमें प्रभाकर जी ने प्रसंग को हम इस तरह से स्पष्ट करेंगे कि प्रभाकर जी के द्वारा जो ये लिखा गया संस्मरण है 42 के ज्वार की उन लहरों में से लिया है, और बिहार के सेक्रेटरीट अर्थात सचिवालय की, और जो भारतीय क्रांतिकारी जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो सारी उत्साही भीड़ का इसमें बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें कहा है कि उस दिन बिहार की राजधानी पटना में लोग चिड़ियों की चहक सुनकर नहीं, जो लोग चिड़ियों की चहचहाट की जो सुंदर सी आवाज़ आती थी ना, उसको सुन कर के नहीं, बल्कि क्या था, नौजवान विद्यार्थियों के प्रभात फेरी के गीत सुनकर जागे। सुबह सुबह चिड़ियाएँ बोलती हैं, तो चिड़ियाओं की एक तरह से तुलना भी इसमें की है कि जैसे वो सुंदर जो चहचहाट होती थी उसे सुन कर के और लोग अपना दिन शुरू करते हैं, दैनिक जीवन का शुभारंभ करते हैं। ऐसे ही ये विद्यार्थियों के प्रभात फेरी के गीत सुन करके उस दिन के जितने भी लोग थे उनका सवेरा हुआ था। और इसमें हम देखते हैं कि विद्यार्थियों ने घोषणा की कि पटना के सेक्रेटेरिएट पर यूनियन जैक ध्वज की जगह तिरंगा झंडा फहराएंगे, यानी जो अंग्रेजों का झंडा था। और देशभक्ति का जज्बा लिए कुछ कर दिखाने वाले युवाओं को इतनी भीड़ थी, वो बिहार के जो सचिवालय था उसकी तरफ वो आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, और भीड़ के पैरों के नीचे साफ सुथरी सीधी सड़क भी नहीं थी, लेकिन वो उस सड़क के टेढ़ा मेढ़ा और तकलीफ दे जो कि व्यक्ति आसानी से चल नहीं सकता, ऐसी सड़क पर भी उनको वो तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, वो सीधी अनुभूत हो रही थी, और वो उस पर यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वो सीधे आगे बढ़े जा रहे थे। पथ सुगम होने के बावजूद भी जो सुगम नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। उस बीच में अनेक उनको परेशानियां भी आई, लेकिन उन सभी परेशानियों का उन्होंने सामना किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए नौजवानों को पुलिस की जो टोली हुआ करती थी वहाँ पे, या कोई जो अधिकारी बीच में खड़ा हुआ मिलता था, तो वो सब कोई भीड़ को रोक करके ये कहते थे कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप यहाँ से लौट जाओ, आगे बढ़ना आप लोगों के लिए उचित नहीं होगा। इस प्रकार से जितनी भी बाधाएं थी, एक तो रास्ते की बाधा जो कि रास्ता सुगम नहीं था, दूसरा जो बीच बीच में जो अंग्रेजी हुकूमत के जो लोग थे वो उनको रोक रहे थे। तो लेकिन जो उनका युवाओं के मन में जो आक्रोश था, जो भाव था अपनी राष्ट्रभक्ति का, वो इतना ज़्यादा था कि उन्हें ये जो बाधाएं हैं वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अब इसी कड़ी में लेखक कहना चाहते हैं कि कोई सरकारी नहर नहीं थी ये, जो विद्यार्थियों का हुजूम था, जो विद्यार्थियों का वो जाने का वो था, जो आगे बढ़े जा रहे थे अपने देशभक्ति में, उसको कोई मतलब ऐसा नहीं था कि सरकार की उनके ऊपर कोई हुकूमत चलती हो कि सरकारी नहर है इसको छोटा कर दो या बड़ा कर दो या इसका रास्ता दूसरी तरफ कर दो, ऐसा नहीं था। जो मतलब अंग्रेजों के हर इशारे को वो मानते। मतलब ये है कि वो जो नौजवान थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, और बहुत ही उत्साही नौजवानों की भीड़ जो बरसाती नदी के तरह जो एकदम से आती है ना, वो उसके समान एकदम उनका वेग कोई रोकने जैसी स्थिति में नहीं था। और वो किसी तटबंध मर्यादा का या कोई भी रुकावट को
मानने वाले नहीं थे कि हमें अंग्रेज़ों ने कह दिया कि आपको रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है, या कोई हुक्म हम लोगों पर लाद दे कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें। उनको देश प्रेम था, उनको अपने राष्ट्र के प्रति जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना था कि हमें भारत माँ को आज़ाद कराना है, तो वो जो भाव है वो ज़्यादा अगाध था, बजाय ये बाह्य जो रोक थी, बाह्य जो परेशानियाँ थी उनके। तो वे युवा लोग बड़े जोश और उमंग के साथ में आगे बढ़ते जा रहे थे और माँ की रुकावटों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते जा रहे थे। मतलब इसी तरह से रोकने के नाकाम रहने पर जो कोई अंग्रेज अफसर क्रोधित हो जाता तो अपनी सिपाहियों की भीड़ पर लाठियां बरसाने के आदेश दे देता कि ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इन लोगों को बात कहने से समझ नहीं आती है, इनके ऊपर अंधाधुंध लाठियां बरसा दो। और लोगों के सिर फूट जाते, हड्डी टूट गई और कई लोग तो चोट लगने पर बेहोश तक हो गए थे, लेकिन वो अपने रास्ते को नहीं छोड़कर गए, वो बिल्कुल उसी रास्ते पर लगे रहे। इस प्रकार आज़ादी के आंदोलन की जो राह थी वो अपने आप में ऐसी आसान नहीं थी, उन लोगों के लिए ये बहुत ही तकलीफ भरी थी। लेकिन जो तकलीफ पाने के बाद में जो उनको लक्ष्य हासिल होने वाला था वो बहुत ही सुखदाई था। तो उस सुख को पाने के लिए जो आज़ाद राष्ट्र की जो हवा है, उस हवा पानी को महसूस करने के लिए, जो अपने खुद के नियमों पर रहने की जो एक उम्मीद थी, उसमें इन सारी कठिनाइयों को कोई मतलब तूल नहीं दिया और आज़ादी के आंदोलन की राह को मतलब ये आगे तक लेकर चलते रहे। इस प्रकार की जितनी भी विघ्न बाधाएं आपत्तियां आई आती गई, फिर देश के सारे सपूत अडिग होकर अपनी एक राह पर डटे रहे और उन्होंने सबने उस कठिन परिस्थिति में एकजुट होकर के सामना किया। यही सारा संस्मरण प्रभाकर जी ने अपने शब्द दे करके इसको बिल्कुल जीवंत कर दिया है और हमें उस दृश्य को एक बार दिखाने का पूर्ण प्रयास किया है। अब इसके विशेष के बारे में हम बात करते हैं। इसमें विशेष जो है बिहार के युवाओं का आंदोलन यथार्थ चित्रण दिया है एक उदाहरण के माध्यम से, और दूसरा है युवाओं की शक्ति को एकदम बरसाती पानी की जो नदी होती है, जो कि बाढ़ से बिल्कुल तुलना कर जो किया है, मतलब नदी जो आती है, बरसाती नदी आती है, वो एक बहुत बड़ी पानी का बहाव लेकर आती है और वो बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। तो ये जो शक्ति है युवाओं की, उसकी तुलना उससे की है, ये बहुत ही सटीक रही है, अद्भुत है, अच्छी है और बोलचाल की भाषा का इसमें प्रयोग किया है। और उस समय जो उर्दू शब्दावलियों का प्रयोग किया करते थे, कुछ उर्दू शब्दावली जो बोलचाल में आज भी है, इस प्रकार की बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और ये जो दृश्य है वाकई में हमारी आंखों के सामने एकदम सुस्पष्ट हमें दिखने लगता है। ये एक प्रभाकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जिससे हम लाभान्वित हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।